पढ़ के आई हो अगली बार से तू थोड़ा। चलो देखो भाई, आज का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे विद बोहर की लिमिटेशन। बोहर हमारा हो चुका है, बोहर के फॉर्मूलाज को एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बोहर ने एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला दिया था, mvr इज इक्वल टू nh/2π। एनर्जी का क्या फॉर्मूला दिया था, माइनस का 13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जूल में क्या फॉर्मूला दिया था, माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n² जूल पर। रेडियस का क्या फॉर्मूला एप्लीकेशन में बताया था उसकी, Rn इज इक्वल टू R0n²/z। वेलोसिटी का क्या बताया था, Vn इज इक्वल टू V0z/n। याद नहीं आ रहा, बोलो यस और नो, यस। अब एक टॉपिक इसका छोटा सा रह गया, ठीक है, रेवोल्यूशन वाला, वो मैं आपको आगे पीछे करवा दूंगा आज की क्लास में एक बार, क्योंकि वहाँ पे ये टॉपिक करवा दिया है तो पूरा करना पड़ेगा यहाँ भी। अब तो पहले तो बोहर की लिमिटेशंस एक बार देख लेते हैं। बोहर की लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो बोहर के अंदर पेज नंबर 28 मॉड्यूल पे आपको 5-6 लिमिटेशंस बना के दे रखी हैं। क्लास में बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, घर पे उसको कर लीजिएगा। एक बार ओरल आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए, आगे कुछ साइंटिस्ट आएंगे, आगे कुछ थ्योरी आएंगी। एक तो थ्योरी आएगी डी ब्रॉगली। अब डी ब्रॉगली ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, ये तो आप आगे आने वाली क्लासेस में जानोगे। अगली थ्योरी जो आएगी वो कौन सी आएगी हमारी, अगली आएगी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी आपने नहीं पढ़ी है। तो ये दोनों की बात को डी ब्रॉगली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो यार। कौन, सॉरी, बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। ये मक्खी फिर घूम रही है यार, यहाँ पे परेशान कर रही है, पढ़ाने नहीं दे रही है, अब गायब हो गई है, लग रहा है उसने डांट सुन ली है। देखो, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको मैं बता भी नहीं सकता कि फिर बोहर क्या इनकी बातें नहीं बता पाया था, है ना। तो इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज और हाइड्रोजन के लिए बोहर ने बातें कही थी, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एनर्जी के फॉर्मूले दिए थे। बोलो यस और नो, यस। तो बोहर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अपनी बातों को जस्टिफाई कर नहीं पाया था। एक लिमिटेशन शायद आपको ये समझ में आ रही होगी। दूसरा, अभी हमने स्पेक्ट्रल लाइंस देखी नहीं है, क्या होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, क्यों होती हैं, पर स्पेक्ट्रल लाइंस के फिनोमिना को मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं उनके सिस्टम को भी बोहर बता नहीं पाया था। ये धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि क्या होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। आज की क्लास में आपको थोड़ा सा शायद कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोहर ने ये जो एंगुलर मोमेंटम दिया था mvr इज nh/2π, इसको भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाया था कि इसने बताया कैसे है। बेसिकली उसका जस्टिफिकेशन करेक्ट दे नहीं पाया था। तो बोहर की ये सारी क्या हो गई लिमिटेशंस, मॉड्यूल के पेज नंबर 28 से आप लोग कॉपी कर लेना, ये आपका पहला होमवर्क है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद अपना टॉपिक जो है वो चेंज हो जाएगा और टॉपिक चेंज होके आएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें लिखिए द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of spectral lines, the branch of science which deals with the study of spectral lines is known as spectroscopy। सर, अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, पहले तो ये समझा दो। तो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस को समझने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सन से रेडिएशन आ रही है। कहां से रेडिएशन आ रही है बेटा? आपकी सन से। लाइट का सोर्स क्या है आपका? सन। सन से रेडिएशन आ रही है, वो टकराई एक प्रिज्म पे। किस पे टकराई बेटा? प्रिज्म पे।
प्रिज्म पे टकराते ही सन में काफी सारी रेडिएशन जो थी ये उसमें ब्रेक हो गई। सन से जो रेडिएशन आ रही है, आप खुद बताओ, क्या उसमें एक वेवलेंथ होगी? नहीं। सन से जो रेडिएशन आ रही हैं, क्या उसमें एक वेवलेंथ होगी? नहीं, उसमें ज़्यादा वेवलेंथ्स होंगी। तो काफ़ी सारी वेवलेंथ्स हैं फॉर सपोज, तो प्रिज्म पे टकराने के बाद वो डिफ्लेक्ट हो गई, काफ़ी सारी वेवलेंथ थी क्योंकि, और डिफ्लेक्ट होने के बाद उसको कैप्चर कर लिया गया एक प्लेट के ऊपर। उस प्लेट का नाम दे देते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। क्या नाम दे देते हैं बेटा इसको? तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बेटा जी इनको क्या कर लिया जाता है? कैप्चर। ठीक है, और ये क्या है? दोबारा आई रिपीट, सन से रेज आ रही हैं, रेज किस पे स्ट्राइक कर रही हैं? प्रिज्म के ऊपर, और प्रिज्म पे स्ट्राइक करते ही वो क्या हो गई? डिफ्लेक्ट, और डिफ्लेक्ट होके उसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड कर लिया गया और देखा ये गया कि फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ कलर्स आ रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, कंक्लूजन ये है कि इसमें अगर बहुत सारी वेवलेंथ थी तो फोटोग्राफिक प्लेट उस वेवलेंथ का हमें आइडिया दे रही है कि इसमें काफ़ी सारी वेवलेंथ थी, देख लो काफ़ी सारे कलर आ रहे हैं। क्या आपको फंडा समझ में आ रहा है? यस और नो? और कलर आपको ये पता है कि कौन से स्पेसिफिक रीजन में कलर आते हैं? जब वेवलेंथ आपकी कौन सी रीजन में होती है बेटा? विजिबल रीजन में होती है, तो आपके कलर आते हैं। मतलब 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग आपने लिखा था, या 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक की जो रेंज होती है वो आप लोगों की विजिबल रेंज होती है। यस और नो? अगर वेवलेंथ इसमें होगी तो आपके कलर आएंगे। एक सेकेंड, इसको एक बार नोट कर लो इतने। हेलो, हाँ सर, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हाँ क्लास चल क्लास खत्म होगी 7 सवा 7। नॉट गुड, मतलब रिवाइज नहीं कर जाएगा। अभी टेस्ट इतने हुए नहीं है, इस अगले मंथ में होंगे। एक हुआ था वो इसका ठीक नहीं गया था, तो अभी दी नहीं थी एज सच किसी को। हाँ ठीक है, मैं आपको करता हूँ यार, एक बार क्लास चलेगी। ठीक है, ठीक है। चलो भाई जनता, देखो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो रीजन कौन सा है बेटा जी? है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन कौन सा है बेटा जी? नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का। ठीक है, सन से जो रेज आ रही हैं वो किस पे स्ट्राइक कर रही हैं? प्रिज्म पे, और प्रिज्म पे स्ट्राइक करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पर कैप्चर हो रही हैं। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट आपको क्या बताती है? ये आपको ये बताती है कि इसमें इस रे में काफ़ी सारी वेवलेंथ प्रेजेंट थी। हाँ, कुछ नहीं, एक रिकॉर्डिंग का एक रिकॉर्ड कर रही है ये बेसिकली। जिस पे तेरी वेवलेंथ पड़ रही है वो, जिस पे रिकॉर्ड हो रही है वो होगी फोटोग्राफी। ठीक है, चलो इधर देखो। अभी अब ना आपके पास जैसे ये जो कहानी है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक आएगा आप लोगों का वर्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या आएगा बेटा जी? एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर फर्दर दो वर्ड आएंगे, एक आएगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या वर्ड आएगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में दो तीन बातें आपको ये याद रखनी है कि लाइट का जो सोर्स है वो आपका सन है। लाइट का जो सोर्स है वो आपका क्या है बेटा जी? सन है। और दूसरा, लाइट का सोर्स आपका सन है और साथ में फोटोग्राफिक प्लेट पर कलर्स आपको प्रोड्यूस करके ये दे रहा है। ठीक है ना?
साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है बेटा जी, इधर देखो एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रा में पहला कौन सा स्पेक्ट्रा है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में लाइट का सोर्स व्हाइट लाइट होती है, तो मैंने सोर्स क्या मान लिया? सन। तो सन की जो रेडिएशन आ रही है, सन की रेडिएशन से आपको कॉन्टिन्यूटी में कलर्स मिलते हैं, लाइक आपके रेनबो में मिलते हैं। सन की रेडिएशन, कभी बारिश हो जाए तो आपकी बारिश की बूंदें प्रिज्म का काम करेंगी, तो बारिश की बूंदों पे जब रे स्ट्राइक करती हैं तो आपको रेनबो नजर आता है। उसमें भी कलर्स किस में होते हैं? कॉन्टिन्यूटी में होते हैं, विबग्योर जिसको आप लोग कहते हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो वैसा ही कुछ फोटोग्राफिक प्लेट पे नोट होगा, लाइट का सोर्स जब क्या होगा? सन। अब मैं लाइट का अगर सोर्स चेंज कर दूं तो स्पेक्ट्रा चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे बेटा? लाइन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन स्पेक्ट्रा। इसमें जो लाइट का सोर्स है, एग्जाम्पल ले लो H2 गैस। एग्जाम्पल क्या ले लो बेटा? H2 गैस। इधर देखो, फॉर सपोज मैंने एक ट्यूब में एक डिस्चार्ज ट्यूब में H2 गैस ली थी। एक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या ली थी बेटा जी? H2 गैस। मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में ली थी H2 गैस और यहां उसको कनेक्ट कर दिया था बैटरी से। अब बैटरी जब स्विच ऑन होगी तो इससे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो कुछ स्पार्क होगी। तो क्या होगी? कुछ स्पार्क होगी। जब वो स्पार्क होगी तो वो रेडिएशन निकालेगी। अब जब वो पर्टिकुलर रेडिएशन निकलेगी जो H2 गैस से बन करके निकल रही है, जब वो प्रिज्म पे स्ट्राइक करेगी तो उसमें भी काफी वेवलेंथ्स होंगी और वो भी इस तरीके से टूटेगी, पर उसमें आपको कंटिन्यूटी में कलर्स, एक के बाद एक कलर्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कलरफुल लाइंस मिल जाएं, पर कलरफुल लाइंस के बीच में कुछ स्पेस खाली छूट जाएगा, कुछ डार्क स्पेस खाली छूट जाएगा। मतलब उसमें रेनबो की तरह कंटिन्यूटी में कलर्स आपको नहीं मिलेंगे, कलरफुल लाइंस तो मिलेंगी पर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। ठीक है, तो कलरफुल लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस आपको मिलेंगे। क्या आपको ये फंडा क्लियर हो गया है? सर नो बोलो यार, है ना? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? इसमें लाइट का सोर्स क्या था? सन। इसमें लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और मैंने अभी H2 गैस लिया तो रेडिएशन जो आई उसमें कलरफुल लाइंस तो आई, सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। ये आपको कंक्लूजन मिला। ठीक है, इसके अलावा एक और स्पेक्ट्रा होता है, ऊपर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, उसको लाइन स्पेक्ट्रा में लाइट आती है और डिस्चार्ज ट्यूब में से आती है। हाँ, इस ट्यूब में से आ रही है। इस ट्यूब में कोई गैस भर दी, उस पे फास्ट मूविंग बीम मारी इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें कुछ स्पार्किंग हुई। क्या आपको बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब नेक्स्ट क्या बेटा जी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इधर देखो, एक बार देखो, मैंने यहां पे एक कंटेनर लगा दिया। क्या लगा दिया? एक कंटेनर। इस कंटेनर में मैंने लाइट का सोर्स फॉर सपोज सन ही था। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने NaCl सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया? NaCl का सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन ने क्या किया? विजिबल रीजन के लैम्डा को एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, और वो कुछ वेवलेंथ कौन से रीजन की थी? विजिबल रीजन की थी। अगर विजिबल रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर आपके फोटोग्राफिक प्लेट पे कलरफुल लाइंस नहीं आएंगी, और लाइंस कैसी आएंगी? अब डार्क आएंगी और सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। तो
NaCl solution is inserted which will absorb some wavelengths, और सारी नहीं जा पाएंगी, therefore dark color lines are obtained, dark color lines are obtained separated by dark spaces। ये theoretical है पूरा का पूरा टॉपिक आज का, तो बस आपको इसको सुनते जाना है और नोट करते जाना है, ठीक है। ये फंडा क्लियर हो गया आपको कि डार्क कलर लाइंस आएंगी सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस बेटा जी। है ना, नोट हो गया, बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो फिर इसको हटा देते हैं ना, इसको साफ कर दें, हटा दें। सुनो भाई, देखना अब इसके बाद ना हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा करना। देखो ये जो रेडिएशंस नोट हो रही हैं, ये जो रेडिएशंस नोट हो रही हैं, इन्हीं को स्पेक्ट्रल लाइंस बोल दिया और कुछ नहीं है। अच्छा चलो पूरा प्रॉपर आपको देखते हैं एक बार। किसका स्पेक्ट्रम है बेटा? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से पहले हम केवल एक इलेक्ट्रॉन की पहले बात कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दुर्घटनाएं घट रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का उसकी ग्राउंड स्टेट में पड़ा था, तो ग्राउंड स्टेट पे n इज इक्वल टू क्या होती है? 1। ये अब हमको पता है। फिर ये एनर्जी लेवल बना दिए। मैंने आपको बोला ये कुछ रेडिएशन इस पे पड़ी और ये कुछ रेडिएशन क्या कर रहा होगा बेटा जी? एब्जॉर्ब। ये कुछ रेडिएशन क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब। अगर ये कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा? एक्साइट। अरे बोलो यस और नो। इलेक्ट्रॉन किस पे प्रेजेंट है बेटा जी? ग्राउंड स्टेट पे। अगर इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन पे अगर लाइट पड़ रही है तो लाइट पड़ते ही होगा ये एक्साइट। कहां तक जाएगा? जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये वहां तक जाएगा। यहां तक भी जा सकता है कम एब्जॉर्ब पे, थोड़ी ज्यादा करेगा, थोड़ी ज्यादा करेगा, थोड़ी और ज्यादा करेगा। पर इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो चुका है तो अब इसको क्या बोलेंगे हम? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। कैसा होगा बेटा जी? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने पर ये एक्साइट डी एक्साइट करेगा। क्या करेगा? डी एक्साइट। डी एक्साइट मतलब ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा मतलब कुछ वेवलेंथ होगी इसकी रेडिएशन की। बोलो यस और नो। अगर ये रिलीज कर देगा और कुछ रेडिएशन ये रिलीज करेगा तो फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक स्पेक्ट्रल लाइन हम बनाएंगे। क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है कुछ? मतलब ये है कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी एक्साइट हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक्साइटेड है अनस्टेबल, और अनस्टेबल वाला क्या करेगा बेटा? डी एक्साइट। अबे सुन लो, देख लो एक बार, तोते उड़ जाएंगे अभी। क्या करेगा? डी एक्साइट। अब डी एक्साइट करके वो किसी भी एनर्जी लेवल तक आ सकता है, पर करेगा जरूर डी एक्साइट। ठीक है ना भाई? ऊपर गया, ऊपर वाला यहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है, यहां तक कहीं भी आ सकता है, करेगा डी एक्साइट। और डी एक्साइट करने पर एमिट करेगा क्या? रेडिएशन। ठीक है, ये फंडा क्लियर हुआ। अब देखो मैंने हाइड्रोजन लिया। क्या लिया मैंने? हाइड्रोजन लिया। किस में लिया? डिस्चार्ज ट्यूब में। किस में लिया? डिस्चार्ज ट्यूब में। और हाइड्रोजन गैस ली। अब हाइड्रोजन अगर मैंने गैस ली तो क्या गैस का एक मॉलिक्यूल होगा इसमें? नहीं।
गैस के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। गैस के बेटा जी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। अगर बहुत सारे हैं तो H और H, ये H2 है, एक H2 में 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है बॉन्ड। अगर इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है और बैटरी मैंने स्विच ऑन कर दी, क्या कर दी बेटा, स्विच ऑन, तो एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करेगा, स्ट्राइक। एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करेगा बेटा, स्ट्राइक। अब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इतनी तेजी से इसको टक्कर मारेगा कि ये नॉकआउट हो जाएगा। नॉकआउट का मतलब ये इस पे इतनी तेजी से टक्कर मारा कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये एक्साइट हो गया। अब ये एक्साइट अपनी ग्राउंड स्टेट से होके किसी भी स्टेट पे जा सकता है, पर ये बन चुका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस से डी एक्साइट और क्या एमिट करेगा, रेडिएशन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अब इधर देखो ध्यान से, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर डी एक्साइट कर रहा है और डी एक्साइट करके क्या करके बेटा, डी एक्साइट करके अगर वो n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो इस सीरीज को बोलेंगे लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे बेटा जी, लाइमन सीरीज। ये क्या मतलब है इसका, एक्साइट करे कहीं से भी, एक्साइट करे चाहे 7 से, सॉरी डी एक्साइट करे कहीं से भी, चाहे 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, मिनिमम 2 से करेगा। अरे 1 से थोड़ी डी एक्साइट करके 1 पे, मिनिमम 2 से डी एक्साइट करके 1 पे पहुंचे। जितनी भी आएंगी स्पेक्ट्रल लाइंस इसके कोरिस्पोंडिंग, वो उसकी स्टडी किसने करी, एक लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने करी, इसलिए सीरीज का क्या नाम रख दिया, लाइमन सीरीज। और इसमें जो इन लाइंस की जो वेवलेंथ थी वो माइक्रोवेव रीजन की थी, नो सॉरी अल्ट्रावायलेट रीजन की थी। ये बात समझ रहे हो ना? अब अगर स्पेक्ट्रल लाइंस की स्टडी करी आगे और डी एक्साइट हो करके वो आई n इज इक्वल टू 2 तक, तो इसकी स्टडी करी थी बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बेटा जी, बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने। अगर डी एक्साइट करके n इज इक्वल टू 3 पर आई तो पास्चन होगा। अगर डी एक्साइट करके, अगर डी एक्साइट करके इस पे आई तो क्या होगा, ब्रैकेट होगा। ये ब्रैकेट नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी करी अगर n इज इक्वल टू 4 पे आई। अगर डी एक्साइट करके वो n इज इक्वल टू 5 पे आई तो लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, तो फिर उसका क्या नाम होगा, पी फंड। और अगर डी एक्साइट करके 6 तक आई तो वो सीरीज हो जाएगी फ्री। ये बात समझ में आ रही है? ये स्पेक्ट्रल लाइंस कब आएंगी, जब डी एक्साइटेशन होकर n इज इक्वल टू 1 तक जाएंगी। तो अब मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं और ये बताता हूं याद क्या क्या रखना है, ठीक है? देखिए यहां पे कुछ सीरीज लिखनी है, यहां पे क्या लिखनी है, सीरीज। सीरीज कौन कौन सी सीरीज आपके पास आ गई, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है? और हमफ्री को मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब n1 की वैल्यू जहां पे वो आ रही हैं, जहां तक वो आ रही हैं, वो इसके लिए 1 है, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। और n2 की वैल्यू 1 तक कहां से आ रही है, 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन। 2 तक कहां से आ रही हैं, ऊपर से ही आएंगी, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 3 तक कहां पे आ रही हैं, ऊपर से ही आएंगी डी एक्साइट होकर के, तो बोलो यार 4, 5, 6 एंड सो ऑन। 4 पे 5, 6, 7 एंड सो ऑन, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये बात आपको समझ में आ रही है? पक्का? तो सीरीज ये हैं
n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू, है ना जी। अब कहानी और तुम्हारे साथ आगे बढ़ाएं तो अच्छा, ये रीजन बाल्मर वाली विजिबल रीजन में होती हैं वेवलेंथ, और बाकी सारी इंफ्रारेड की होती हैं। मतलब मैं यहाँ पे रीजन लिख सकता हूँ यूवी, यहाँ पे विजिबल, यहाँ पे आई आर, आई आर, आई आर, आई आर, फार आई आर लास्ट में आ जाए। क्या आपको बात समझ में आ गई? बोलो यार, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे अभी, इंफ्रारेड, ठीक है। इसको एक बार कर लो आप नोट, फिर आगे एक बार और कहानी को अपनी आगे बढ़ाए दे। बना लो, वो तुम्हारे को जो सही लग रहा है वो बना लो, ठीक है। एक बार पूरा कर लो, इसको तो बना ही लेना और इसको भी कर लेना। स्पेक्ट्रल लाइंस आपको थोड़ा तो पता लगे, ठीक है ना। ये आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, ध्यान से बना लो, 5 मिनट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? नाम है भाई का, उसने उसकी मम्मी से पूछो, ये तो जाके खुद तो रखा नहीं होगा उसने। बुआ से पूछो, तुम्हारे यहाँ नाम बुआ रखती हैं? अच्छा, मतलब बच्चे के साथ एक नाइंसाफ़ी हो सकती है। वैसे बच्चों का नाम पता है, पुराने ज़माने में पेप्सी भी होता था। हाँ, कुछ साल पहले एक बच्ची पढ़ती थी, उसका नाम, या पता नहीं बच्चा था, मैम बता रही थी, उसका नाम पेप्सी था। फ्रूटी तो कईयों का होता है। फ्रूटी तो सुना होगा यार। मेरे दोस्त को ही बुलाते हैं। वो तो चलो तुम बुलाते हो, पर घर वाले नाम ही रख देते हैं। ऐसा निकनेम है, वैसे फ्रूटी प्रॉपर। अरे पूरा प्रॉपर नाम। माँ बाप के हाथ में बहुत पावर है बेटा, तुमसे पूरे मजे ले सकते हैं वो। पॉलिटिशियन से ज्यादा। नोट हो गया बेटा? अरे तू जल्दी करना, ये क्या कर रहा है? अरे वो लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत। अरे भाई, इतना इतना गैप रखेगा तो कैसे होगा? कोई ना। कोई ना, मैंने छुट्टियों पे जाना ही है। हाँ, मैं अच्छी तरह बैठ के सब बना दूंगा। तेरी 1 तारीख तो आ गई यार फिर पास। एक को सोच भी नहीं करना। शाम 31 का शाम को क्लास ना लेनी पड़ जाए। है? नहीं, वो तो 5 घंटे का रास्ता है। 5-6 घंटे का तो क्लास। जा किधर रहा है तू? अच्छा, तू वहीं जा रहा है? हम सब एक ही साइड क्यों जा रहे हैं? बीच में मिल लेंगे एक दिन। क्लास लगा लूंगा 3 घंटे की, हफ्ता पूरा। बस पे चढ़ जाइए, सीधा वहां पे पहुंच जाएगा, मैं तेरे को वहां से उठा लूंगा।
चलो नोट हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो देखो सुनो भाई, ये जो अब स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, इसकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हमें एक रिडबर्ग्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, अब एक रिडबर्ग्स नाम के साइंटिस्ट आए, वो कहते हैं यार ये तुम करे तो जा रहे हो स्टडियां, वेवलेंथ निकालने का मैं फॉर्मूला देता हूं तुम्हें। तो भाई साहब ने जोर लगाया और फॉर्मूला दिया। अब ये समझते रहना, सुनते रहना इसके फॉर्मूला की खास बात। रिडबर्ग्स फॉर्मूला सबसे पहले ये आपको बताएगा क्या, ये आपको वेवलेंथ बता सकता है। वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये आपका जैसे बोहर ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था ना, ये कुछ कुछ वैसा ही फॉर्मूला है, क्योंकि बोहर के एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था, और चेंज इन एनर्जी जब आप निकालते थे तो वो सब कॉमन आ जाता था और ये हो जाता था। ये भी कुछ ना कुछ वैसे ही है। एनर्जी भी hc/λ होती है, ये भी 1/λ का फॉर्मूला है। देख रहे हो, थोड़ा सा बाद में कोरिलेट करवाऊंगा, पर अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रिडबर्ग ने आपको लैम्डा निकालने का एक फॉर्मूला और दिया, और वो था R रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी वैल्यू है। N1 और N2 एनर्जी लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको आए लाइमन सीरीज, तो लाइमन के लिए N1 की वैल्यू तो फिक्स है, N2 की वैल्यू क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। और Z आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ये तो आपको पता ही है। अब इसका जब आप आंसर निकाल लोगे तो लैम्डा आ जाएगा, नहीं, अभी 1/λ आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इनवर्स। अब आप ये सोचो कि पहले तो आप इस बड़े से आइटम के साथ इसको करो मल्टीप्लाई, और फिर आपको क्या करना पड़ जाए, इनवर्स। इनवर्स करते ही फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, फिर आपका आंसर आएगा। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आपके साथ मजाक हो रहा है? अरे बोलो। तो इस मजाक से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो, Z तो एटॉमिक नंबर है, ये तो 2 3 4 ऐसे ही होगा, और ये भी 1 2 3 कुछ ऐसे ही होगा। तो इसका जो सोल्यूशन होगा इस पार्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल 4/7 बन गया, या समथिंग समथिंग कुछ भी बन गया। R को R ही रहने देना, वैल्यू मत लिखना, और अब इसको क्या कर देना, इनवर्स, तो लैम्डा ऊपर आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 1/R, और वो जो 4/7 था वो तो 7/4 बन जाएगा। बोलो यस और नो। तो अगर आपको मैं 1/R की डायरेक्ट एक ईजी वाली वैल्यू दे दूं तो आप अपना काम नहीं कर लोगे ईजी से। अब उसको मल्टीप्लाई इससे कर लेना। 911.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -10 मीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, आंसर बस मीटर में आ जाएगा। अरे बोलो ना यार। तो आपको ये समझ में आया कि मैंने आपको समझाया क्या है यहाँ पे, कि 1/R से सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपको क्या पूछा हो, वेवलेंथ। न्यू बार क्या है आप लोग का, वेव नंबर। क्या बेटा, वेव नंबर। ठीक है। अब और बातें सुनो, 2 पॉइंट और डालता हूं मैं इसके अंदर, ऐड ऑन करता हूं, पहले ये हटा देता हूं। देखो, N1 की वैल्यू N2 से हमेशा छोटी होगी, ऑलवेज, क्योंकि आंसर किस में रहे आपका, वेवलेंथ का आंसर कभी भी नेगेटिव में आ सकता है, नहीं। अब देखो कैसे, अगर N1 1 है और N2 2 है, तो स्क्वायर नहीं कर रहा मैं अभी, ये 1 है ये 2 है, तो 1/1 और 1/2 इज 0.5, आंसर प्लस में रहेगा। अब फॉर सपोज N1 बड़ा हो जाए, फॉर सपोज ये 2 हो जाए, तो ये 2 हो गया 0.5, ये 1 हो गया 1, 0.5 में से 1 माइनस करोगे तो -0.5, तो आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। आप ये देखो कि सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, इन पे करता है। R एक कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर एक क्या है, कांस्टेंट है, तो सारा का सारा गेम इनका रह जाता है, एनर्जी लेवल्स का। तो एनर्जी लेवल्स के बारे में एक बात आपको समझ में आ चुकी है, N2 की वैल्यू हमेशा N1 से क्या होगी, ज्यादा। आपके पास अगर एनर्जी लेवल 2 दिए हैं, तो अब आप N1 और N2 पहचान लोगे। अब N1 2 है और N2 4 है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो कम वाली वैल्यू N1, ज्यादा वाली वैल्यू N2। ये फंडा क्लियर हो गया आपको, ताकि आंसर किस में रहना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए। एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको, है ना। अब इधर देखो,
सुनो ध्यान से, सुनते रहो। अगर आपको कभी भी फाइंड आउट करने को आ जाए लिमिटिंग लाइन, क्या फाइंड आउट करने को आ जाए बेटा? लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब होगा आपको फाइंड आउट करनी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्या फाइंड आउट करनी है बेटा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा? लैम्डा क्या फाइंड आउट करना है आपको? मिनिमम। नोट मत करो, इधर देखो। लैम्डा मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए ये आंसर मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा से तो ये इनवर्सली रिलेटेड है। अरे बोलो यस और नो। ये लैम्डा के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, यस और नो। लैम्डा मिनिमम कब होगा? जब इसका आंसर क्या है? मैक्सिमम। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब इसका आंसर क्या है? मैक्सिमम। इसका आंसर मैक्सिमम कब आएगा? अगर मैं माइनस होने वाली टर्म को शून्य कर दूं, जीरो कर दूं, तो क्या ये आंसर मैक्सिमम नहीं आएगा? अरे इसमें से जो ये चीज माइनस हो रही है, इसको अगर मैं क्या कर दूं? जीरो कर दूं, तो आंसर मैक्सिमम आएगा। बोलो, अगर ये आंसर मैक्सिमम आएगा तो ये क्या आएगा? मिनिमम। और यही मुझे निकालना है। तो ऐसा करने के लिए n2 को अगर मैं इंफिनिटी डाल दूं तो आपकी गेम बन जाएगी, क्योंकि समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है? जीरो। बोलो यार, अगर मैं n2 को इंफिनिटी डाल दूं तो ये जीरो, आंसर मैक्सिमम, ये मिनिमम। तो अब कभी भी आपको क्वेश्चन में आएगा, अगर लिमिटिंग लाइन लिखा हुआ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने को बोलेगा, तो n2 की वैल्यू देगा नहीं। अब आपको पता है क्या है? इंफिनिटी। उसी तरीके से अगर आपको कभी लॉन्गेस्ट लाइन निकालने को आ जाए, मतलब आपको पता करने को आ जाए मैक्सिमम वेवलेंथ, तो अब ध्यान से सुनो पहले। अगर आपको ये क्या निकालना हो? मैक्सिमम। क्या निकालना हो? मैक्सिमम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मिनिमम। इसका आंसर मिनिमम कब होगा? जब माइनस होने वाली टर्म सबसे ज्यादा हो, जिससे सबसे छोटा आंसर है, और आंसर रहना प्लस में चाहिए। मतलब n2 होगा तो अभी भी बड़ा ही n1 से, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज n1 को मैं 1 फिक्स कर देता हूं और n2 को मैं डाल देता हूं 2, एक बड़ा। तो 1/2 का आंसर 0.5। अरे 1/2 का आंसर कितना आएगा? और मैं अब n2 को चेंज करके 3 कर देता हूं, 1/3 का आंसर कितना आएगा? 0.3। तो आंसर छोटा किससे आया? जब n2 को 2 लिया या जब n2 को 3 लिया? जब n2 को 2 लिया तो आंसर 0.5 माइनस हुआ, ज्यादा माइनस हुआ। जब n2 को 3 लिया तो कम माइनस हुआ। तो जब ज्यादा माइनस होगा तो आंसर छोटा आएगा, यस और नो। तो इसका मतलब ये है कि जब आप n1 को जस्ट n1 से एक बड़ा n2 लोगे, तभी आपका आंसर मैक्सिमम छोटा आ पाएगा। क्या आपको ये बात थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो पा रही है, कनेक्ट हो पा रही है, यस और नो? ठीक है ना। तो ये n2 आपको अब कभी भी दिया नहीं होगा, जब आपको क्या निकालना होगा? लैम्डा मैक्सिमम। ये फंडा क्लियर हुआ? अब सुनते रहो। अब आपको आएगा अल्फा लाइन। अगर आपको आ गया अल्फा लाइन या आपको आ गया फर्स्ट लाइन, तो डिफरेंस बिटवीन n1 एंड n2 इज 1 रहेगा, ठीक है। अगर आपको आ गया बीटा लाइन लिखा हुआ, तो बीटा लाइन होती है आपकी सेकेंड लाइन। तो डिफरेंस बिटवीन n1 एंड n2 आपका 2 रहेगा। अगर आपको आ गया गामा लाइन, गामा लाइन होती है आपकी थर्ड लाइन। तो डिफरेंस बिटवीन n1 एंड n2 इज क्या आ गया बेटा? आपका 3 आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अल्फा लाइन, बीटा लाइन और गामा लाइन। n1 और n2 का डिफरेंस 1, n1 और n2 का डिफरेंस 2, n1 और n2 का डिफरेंस 3। क्या आपको ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार, पक्का बढ़िया से एकदम है ना? ठीक है। तो लिमिटिंग लाइन, अच्छा फंडा क्या क्लियर हुआ आपको? इधर देखो, अगर कभी फर्स्ट लाइन आ गया तो आपको n1 का वैल्यू हमेशा गिवन होगा। फॉर सपोज सीरीज बाल्मर थी, क्या थी? बाल्मर। तो
और क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया अल्फा लाइन। सीरीज क्या थी बेटा? बाल्मर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आ गया? तो बाल्मर सीरीज के लिए आपके पास n1 की वैल्यू 2 होती है, आपको पता है। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर अल्फा लाइन है? तो n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी n2 की वैल्यू 3? क्योंकि अल्फा लाइन में सर n2 और n1 का डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 1। वही अगर बीटा लाइन होती और केस सेम होता तो n2 की वैल्यू 4 हो जाती, क्योंकि सर n2 माइनस n1 कितना होना चाहिए था? 2। तो n2 ना तो आपको इस केस में, इस केस में, इस केस में कहीं नहीं गिवन होगा, इधर भी नहीं गिवन होगा और इधर भी नहीं गिवन होगा। ये सारी कंडीशंस आपको क्या रखनी पड़ेंगी? याद रखनी पड़ेंगी बेटा जी, ठीक है। तो ये था आपका रिडबर्ग्स का फॉर्मूला, जिसमें मैं आपको सारी की सारी बातें बता चुका हूं। अब केवल और केवल हम करेंगे स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स, और क्योंकि वहां पे इतना ही हुआ है तो इसको आप एक बार आज नोट कर लो, इतना ही अपन लोग करेंगे, ठीक है। इतने आप एक काम करो, एक इलुस्ट्रेशन तुम लोग लगा लो, मैं इलुस्ट्रेशन बता देता हूं कौन सी गिवन है, पीछे करो बे। तुम लोग एक क्वेश्चन मॉड्यूल से निपटा लो, इलुस्ट्रेशन 5, और इलुस्ट्रेशन 5 हो जाती है तो 6 वाली भी कर लो, ठीक है। बाकी मैं क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ एक बार नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। आज के लिए इतना ही।